नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी और नई जानकारी लेकर आ गई हूँ। तो चलिए चलते हैं कुछ जानकारियों की ओर। पहला, दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आपके घर में कोई स्पेस या रॉकेट गिर गया हो, जो अंतरिक्ष में हो और आपके घर में आके गिर गया हो। आप सोचेंगे कि सुबह सुबह क्या इसने कुछ पी लिया है या खा लिया है। जी नहीं दोस्तों, मेरे मन में ये सवाल आया था, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या होगा अगर आपके घर पर एक रॉकेट गिर गया। ठीक है, कल्पना कीजिए कि समुद्र में गिरने के बजाय वह रॉकेट आपके घर के ऊपर गिर गया। 1967 की बाहरी अंतरिक्ष संधि और 1972 के समझौते के अनुसार दोनों संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए यह सरकार से सरकार का मामला होगा। जी हाँ दोस्तों, ये मामला सरकार का होगा, आपका नहीं। संधियां घोषित करती है कि अंतरिक्ष यान से होने वाली किसी भी क्षति के लिए राज्य अंतर्राष्ट्रीय रूप से जिम्मेदार और उत्तरदायी है, भले ही क्षति उस राज्य की किसी निजी कंपनी द्वारा हुई हो। इन कानूनों के अनुसार आपके देश को यह साबित करने को भी आवश्यकता नहीं होगी कि किसी अंतरिक्ष वस्तु या उसके घटक ने पृथ्वी की सतह पर या उड़ान में सामान्य विमान को नुकसान पहुंचाते हुए कुछ गलत किया है। मूल रूप से यदि चीन से अंतरिक्ष कबाड़ का एक टुकड़ा आपके घर पर आता है तो आपके अपने देश की राजनयिक सरकारी चैनलों के माध्यम से मुआवजा का दावा कर सकते हैं और फिर आप भुगतान कर सकते हैं यदि वे दावा करने का विकल्प चुनते हैं, जबकि अनुमान न के बराबर है कि टूटा हुआ उपग्रह आपके घर पर उतरेगा। अंतरिक्ष का मलबा जमीन पर गिरता है। 1978 में कनाडा के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के एक बंजर क्षेत्र सोवियत कॉस्मोस 954 उपग्रह में गिर गया। जब यह दुर्घटना हुई तो इसने अपने ऑन बोर्ड परमाणु सीमा से रेडियोधर्मी आवरण को भूमि की एक विस्तृत पट्टी पर फैला दिया। एक संयुक्त कनाडाई अमेरिकी टीम ने खुलासा करने का प्रयास शुरू किया, जिसकी लागत $14 मिलियन है। कनाडाई ने सोवियत संघ से $6 मिलियन का अनुरोध किया, लेकिन सोवियत संघ ने अंतिम समझौते में केवल $3 मिलियन ही दिया। यह पहला और एकमात्र समय था जब एक देश से अंतरिक्ष यान की दुर्घटनाग्रस्त होने पर संधि सम्मेलन का उपयोग किया गया था। जब इस संदर्भ में लायबिलिटी कन्वेंशन का उपयोग किया गया तो 4 शासकीय मानदंड सामने आए। देशों का कर्तव्य है अन्य देशों को छाटने के बारे में चेतावनी देना, सहायक हताहतों के बारे में भी कोई भी जानकारी प्रदान कर सकते हैं, शिल्प के कारण होने वाली किसी भी क्षति को साफ करें और इससे होने वाली किसी भी क्षति की आपूर्ति करें। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके घर पर अगर कोई अंतरिक्ष गिरा तो आपको अपनी ही सरकार 74 करोड़ का मुआवजा देने के लिए बाध्य हो सकता है। दूसरा, दोस्तों क्या आप हाफ मैन और हाफ प्राइस स्टोर के बारे में जानते हैं? यह आपको पूरी तरह से अचंभे में डाल देगा। हाफ मैन हाफ प्राइस स्टोर। जीवन में हम शिकायत करते रहते हैं कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। आधा समय हम असंतुष्ट लगते हैं। हालांकि पूर्ण शरीर चुनने के लिए स्वतंत्र। मोटे लोग कहते हैं मैं पतला होना चाहता हूँ, दुबले लोग कहते हैं मैं मोटा होना चाहता हूँ, गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं और अमीर कभी कभी भी अपने पास संतुष्ट नहीं होते। पेंग सुइलिन 78 सेंटीमीटर ऊंचा है। उनका जन्म हुनान प्रांत चीन में हुआ था। 1995 में शेंजन में एक मालवाहक ट्रक ने उनके शरीर को आधा काट दिया। उसका निचला शरीर और पैर मरम्मत से परे थे। पेंग सुइलिन 37 वर्षीय दक्षिण चीनी के शेंजन में लगभग 2 साल अस्पताल में रहे। उसके शरीर के अंदर लगभग हर प्रमुख अंग या प्रणाली को फिर से रूट करने के लिए ऑपरेशन की एक श्रृंखला से गुजरना पड़ा। पेंग अपनी बाहों का व्यायाम करता रहा, ताकत बढ़ाता रहा, अपना चेहरा धोता रहा और अपने दांतों को ब्रश करता रहा। वह सभी बाधाओं के खिलाफ बच गया। अब पेंग सुइलिन ने एक दशक बाद फिर से चलना सीखकर डॉक्टरों को चकित में डाल दिया। पेंग की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए बीजिंग में चीन पुनर्वास अनुसंधान केंद्र के डॉक्टरों ने उसे अपने दम पर चलने की अनुमति देने के लिए एक सरल तरीका निकाला। अपने शरीर को धारण करने के लिए एक परिष्कृत अंडे के प्याले जैसा आवरण बनाना, जिसमें 2 बायोनिक पैर जुड़े हैं।
यह सावधानी पूर्वक विचार, कुशल माप और तकनीक की विशेषज्ञता लेता है। पेंग बीजिंग पुनर्वास केंद्र के गलियारोरों में घूम रहे हैं, अपने विशेष रूप से अनुकूलित पैरों और एक पुनः आकार वाले चलने वाले फ्रेम की सहायता से। आर्जियो एक रिसिप्रोकेटिंग गेट ऑर्थोसिस है जो प्रोस्थेटिक सॉकेट बकेट से जुड़ा होता है। दोनों पैरों में केबल लगी होती है, इसलिए जब एक आगे जाता है तो दूसरा पीछे की ओर अपने आप आ जाता है। किनारे की ओर रॉक करें, थोड़ा सा मोड़ दे और उस पर बिना वजन के पैर आगे बढ़े, जबकि दूसरा स्थिर रहता है, जिसका महत्वाकांक्षा का अत्यधिक अक्षम तरीका मिलता है। आधे शरीर के साथ 10 साल बाद फिर से चलना, सोचिए कितना संतोषजनक है। पेंग सुई लिन ने अपना मोलभाव करने वाला सुपरमार्केट भी खोला है दोस्तों। हाफ मैन हाफ प्राइस स्टोर इन्हीं का है। 37 साल की प्रेरणादायक बिजनेसमैन बन गई है और अन्य विकलांगों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में उपयोग किया जाता है। केवल 2 फीट 7 इंच लंबा वह व्हील चेयर में घूमता है और विकलांगता से उबरने पर व्याख्यान देता है। उनका रवैया दोस्तों अद्भुत है और वह कभी शिकायत भी नहीं करते कि इनके साथ ये हुआ है या वो हुआ है। तीसरा दोस्तों, क्या आप फोटोग्राफिक मेमोरी के बारे में जानते हैं? अब आप बोलेंगे कि मैं फोटोग्राफी के बारे में जानता हूँ, बट फोटोग्राफिक मेमोरी क्या होती है? एडिटिक और फोटोग्राफिक मेमोरी के बीच एक निश्चित अंतर है। हालांकि दोनों दृश्य मेमोरी है। हर किसी की एक एडिटिक मेमोरी होती है। हालांकि यह स्मृति अधिकांश लोगों के लिए 1 सेकंड से भी कम समय तक रहती है और दूसरों के लिए कुछ सेकंड से अधिक नहीं। फोटोग्राफिक मेमोरी एक छवि को लंबे समय तक याद रखने की क्षमता है। कुछ लोगों के पास वास्तव में फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, यहाँ तक कि फोटोग्राफिक मेमोरी वाले लोग भी इन यादों को लंबे समय तक बरकरार नहीं रख सकते हैं। अधिकांश फोटोग्राफिक यादें केवल कुछ महीनों तक चलती है क्योंकि वे दीर्घकालिक स्मृति से संबंधित नहीं होते हैं। एक फोटोग्राफिक मेमोरी के साथ एडिटिक मेमोरी को स्टोरेज के लिए शॉर्ट टर्म मेमोरी बैंक में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे इसे बहुत बाद में याद किया जा सकता है। एडिटिक मेमोरी के मुख्य कारकों में से एक यह है कि मेमोरी कितनी सटीक और सटीक है। फोटोग्राफिक मेमोरी के अस्तित्व के बारे में अनुसंधान और मनोविज्ञान के हलकों में काफी बहस हुई है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि ऐसा संभव ही नहीं है। उनका तर्क है कि जो लोग लंबी अवधि के लिए चीजों को स्पष्ट रूप से याद करते हुए एसोसिएशन या चंकिंग की अधिक सामान्य स्मृति वृद्धि का उपयोग कर रहे हैं, उनका मानना है कि घटना के काफी समय बाद तक लोग अपने मन की आंखों में छवि नहीं देख सकते हैं। वास्तव में इस बात का कोई प्रमाण नहीं कि फोटोग्राफिक मेमोरी संभव है। हालांकि शोधकर्ता अभी भी इस मामले का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो इस क्षमता का दावा करते हैं। चौथा दोस्तों, क्या आप ताकेरू कोबायाशी के बारे में जानते हैं? ताकेरू कोबायाशी, जिनका जन्म 15 मार्च 1978 में हुआ था, जिसे ताकेरू सुनामी कोबायाशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक जापानी प्रतिस्पर्धी भक्षक है। जी हाँ दोस्तों, भक्षक, आपने सही सुना। प्रतिस्पर्धी खाने के गॉडफादर के रूप में वर्णित है। अब आप सोच रहे होंगे, खाना, सुबह सुबह भूख लग गई होगी तो इसके बाद आप जरूर खा लीजिएगा। कोबायाशी नेथन्स हॉट डॉग ईटिंग कॉन्टेस्ट के 6 बार के चैंपियन है और उन्हें प्रतिस्पर्धी खाने के खेल को लोकप्रिय बनाने का श्रेय व्यापक रूप से दिया जाता है। नागानो जापान में जन्मे कोबायाशी ने 4 जुलाई 2001 को अपनी धोखेबाज उपस्थिति में अपना पहला रिकॉर्ड बनाया, जब उन्होंने नाथन के कोनी द्वीप हॉट डॉग खाने की प्रतियोगिता में 12 मिनट में 50 हॉट डॉग खाए। रिकॉर्ड इतना अप्रत्याशित था कि जब कोबायाशी को बाद के नंबर मिले तो आयोजकों के पास यह बताने वाले संकेत नहीं थे कि कोबायाशी ने कितने कुत्तों को हॉट डॉग को खाया था और उन्हें हस्तलिखित संकेतों का सहारा लेना पड़ा। कोबायाशी ने लगातार 6 बार प्रतियोगिता जीतने में 3 बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। 2006 के क्रिस्टल स्क्वायर ऑफ में कोबायाशी के 97 हैमबर्गर का अंक 2005 में उनके जीत के कुल योग से 30 बेहतर था और 2004 में उनके द्वारा बनाए गए विश्व रिकॉर्ड से 28 बेहतर था। हालांकि इस संख्या पर सवाल उठाया गया कि डुबोए जाने पर
97 बर्गर में से कई भंग हो गए और कोबायाशी ने पूरा बर्गर खाने के बजाय बर्गर डिटोरिटिस के महत्वपूर्ण हिस्सों को अपने मुंह से गिरने दिया। इससे भविष्य की प्रतियोगिता में नो डंकिंग नियम का मार्ग प्रशस्त हुआ। 13 अगस्त 2005 को हांगकांग में स्पीड ईटिंग प्रतियोगिता में कोबायाशी ने 8 मिनट में 83 शाकाहारी जियाओजी डम्पलिंग का सेवन किया। अगले दिन उसने 12 मिनट में 100 भुना सुअर का मांस खाया। कोबायाशी ने 2005 का अल्का सेल्जर यूएस ओपन ऑफ कॉम्पिटिटिव ईटिंग 3 घंटे का इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव ईटिंग पर एलिमिनेशन टूर्नामेंट और साथ ही ग्लूटन बाउल 2 घंटे का IFOCE ईटिंग स्पेशल जीता। 2002 में फॉक्स नेटवर्क पर प्रसारित किया गया। हालांकि फॉक्स के 2003 के शो मैन वर्सेस बीस्ट में कोबायाशी 1089 पाउंड यानी 494 किलोग्राम कोरियाक भालू के खिलाफ प्रतियोगिता में हार गया। कोबायाशी अधिक से अधिक मात्रा में भोजन करके एक प्रतियोगिता के लिए अपने पेट का विस्तार करता है और फिर यह सुनिश्चित करने के लिए व्यायाम करता है कि प्रतियोगिता के दौरान वसा उसके पेट के विस्तार में बाधा नहीं बनेगी। उनकी आधिकारिक वेबसाइट उनकी ऊंचाई 5 फीट 8 इंच और वजन 58 किलोग्राम बताती है। हालांकि 29 जून 2006 को एक ब्लॉग प्रविष्टि के अनुसार उनका वजन 87 किलोग्राम जितना है। 4 जुलाई 2009 तक कोनी द्वीप पर वार्षिक 4 जुलाई हॉट डॉग खाने की प्रतियोगिता में कोबायाशी का वजन 60 किलोग्राम था। कोबायाशी को उनके ट्रेडमार्क बॉडी विगल के लिए भी जाना जाता है, जिसे कुछ लोगों द्वारा कोबायाशी शेक के रूप में संदर्भित किया जाता है। भोजन को अपने अन्न प्रणाली के नीचे मजबूर करने और पेट में अधिक कॉम्पैक्ट रूप से व्यवस्थित करने के लिए वह फ्रैंकफर्टर को आधे में विभाजित करके बंस को पानी में डुबोकर और फिर दोनों हिस्सों को अपने मुंह में भरकर हॉट डॉग खाता है। वह इसे सोलोमन विधि कहते हैं। 5वां, दोस्तों, क्या आप सोना खा सकते हैं? अब आप सोचेंगे कि फिर से सुबह सुबह क्या स्टार्ट कर दी, अभी हॉट डॉग के बारे में बोला, अब सोना। जी हाँ दोस्तों, सोने के नैनोकण कैंसर के इलाज में मदद कर सकते हैं, पर ये हर किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। सोने के नैनोकण सोने से बने सूक्ष्म कण होते हैं। ड्रग और जीन डिलीवरी से लेकर फोटोथर्मल और फोटोडायनेमिक थेरेपी से लेकर स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक टेस्ट से लेकर रेडिएशन थेरेपी, एक्सरे इमेजिंग और सिटी स्कैन तक कीमती धातु से तैयार किए गए ये छोटे कण बायोमेडिकल क्षेत्र में कई तरह के काम करते हैं और भविष्य के लिए क्षमता रखते हैं। कॉन्स्टेंटिन सोकोलोव PhD इमेजिंग फिजिक्स के प्रोफेसर और हारून स्वार्टज डुवल PhD T32 कैंसर नैनोटेक पोस्ट डॉक्टोरल फेलो ने हाल ही में कैंसर थेरेपी के लिए सोने के नैनोकण की क्षमता के बारे में एक पेपर पर प्रकाशित किया है। यहाँ वे सोने के नैनोकण पर चर्चा करते हैं कि वे कैसे काम करते हैं और इस क्षेत्र में आगे क्या है। सोने के नैनोकण सोने के बहुत ही छोटे कण होते हैं, एक मानव बाल की चौड़ाई के लगभग 1000वें हिस्से के आकार के। पानी के निलंबन में उनके पास आमतौर पर अद्भुत चमकीले लाल रंग होते हैं। सहस्राब्दी से लोग अनजाने में कला में सोने के कणों का उपयोग करते रहे हैं, जैसे कि 4वीं शताब्दी का रोमन ग्लास लाइगर्स कप, लेकिन यह 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत तक नहीं था, जब लोगों को वास्तव में यह महसूस होना शुरू हुआ कि इन कणों में चिकित्सा इमेजिंग और चिकित्सा अनुप्रयोगों की क्षमता है। वास्तव में सोने के कण व्यापक रूप से डायग्नोस्टिक की एक श्रृंखला में उपयोग किए जाते हैं। सबसे आम उपयोग गर्भावस्था परीक्षण है। वे चमकीली रेखाएं जो आपके मूत्र गर्भावस्था परीक्षणों पर दिखती है एक सोने के नैनो पार्टिकल घोल द्वारा निर्मित होती है। एक और हालिया उदाहरण एक अधिक है रैपिड कोविड-19 परीक्षण, जो सोने के कणों के इस बहुत चमकीले रंग पर भी आधारित है। सोकोलोव MD एंडरसन सहित कैंसर की चिकित्सा के लिए सोने के नैनोकण का उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। एक चावल विश्वविद्यालय और MD एंडरसन के बीच एक सहयोग रहा है।
फोटोथर्मल कैंसर थेरेपी के लिए सोने के नैनो सेल्स का उपयोग करने पर एक अन्य उदाहरण विशेष रूप से कैंसर कोशिकाओं को विकिरण खुराक वितरण बढ़ाने के लिए कैंसर लक्षित सोने के नैनोकण का उपयोग करता है। हालांकि ट्यूमर के अंदर बहुत छोटे सोने के नैनोकण के वितरण में बहुत महत्वपूर्ण भौतिक बाधाएं हैं, क्योंकि मानव ऊतक आमतौर पर बहुत घने होते हैं। कोई त्वचा को छूकर और अंतर्निहित ऊतक को महसूस करके इस घनत्व की सराहना कर सकता है, तो यहाँ तक कि यह छोटी वस्तुएं भी ट्यूमर में पर्याप्त गहराई तक प्रवेश नहीं कर सकती और सभी कैंसर कोशिकाओं तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन अब हम इस बात पर पुनः विचार करें कि कैसे हम कैंसर चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए सोने के बायो मिनरलाइजेशन की एक प्रसिद्ध भूविज्ञान घटना का पुनः उपयोग करके इस सीमा को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नई नई वीडियोस पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। आज का दिन आपका मंगलमय हो।